हेलो एवरीवन, माय नेम इज करण। आई एम योर लीगल मेंटोर। स्वागत है आपके एलपीटी क्लैट पीजी चैनल पे। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल लॉ का लैंडमार्क जजमेंट रिगार्डिंग द अरेस्ट प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ पुलिस ऑफिसर्स इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली, अंडरस्टैंडिंग द सेक्शन 35 ऑफ BNSS। पहले हमारा सीआरपीसी वर्क करता था जिसका सेक्शन 41A इज सिमिलर टू द सेक्शन 35 ऑफ BNSS, अ डीप डाइव इनटू द अरेस्ट प्रोसीजर्स इन इंडियन क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉ स्पेसिफिकली। फर्स्टली, ये केस है हमारा सत्येंद्र कुमार एंटिल वर्सेस सीबीआई ऑफ द 2025। इन दिस केस वी विल अंडरस्टैंड द पुलिस पावर्स रिगार्डिंग अरेस्ट विदाउट वारंट and the critical role of notice procedures including recent Supreme Court directives in this regard. Nextly, we'll understand the legal framework governing arrest in India. Let's begin the session. Firstly, what is the genesis of the discussion regarding Supreme Court stance on digital notices? Digital notices को क्या सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है? फॉर एग्जाम्पल, कोई पुलिस ऑफिसर आपको कोई अरेस्ट वारंट है जो इशू करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली बाय व्हाट्सएप और थ्रू अदर मीन्स लाइक मेल और समथिंग एल्स, तो क्या वो लीगल है, क्या वो वैलिड है? इस पे क्वेश्चन उठा है, तो वही इस केस में डिस्कस किया गया है. सो इन दिस significant ruling clarifying that the police officers lack the authority to issue notices through WhatsApp or other electronic modes for the appearance of accused or suspects. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के थ्रू आप नोटिस इशू नहीं कर सकते हैं. इस केस की बेंच पे थे जस्टिस MM सुंदरेश एंड जस्टिस राजेश बिंदल, एंड दिस judgment was given in the case titled सत्येंद्र कुमार एंटिल वर्सेस CBI of 2025. यही सेम केस 2022 में भी हुआ था जिसका सेम टाइटल है, तो उसी को अपहेल्ड किया गया है इस केस में. एंड द कोर्ट सीक्स टू एंश्योर द डिलीजेंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस जुडिशियल डायरेक्टिव्स कंसर्निंग द क्रिमिनल प्रोसीजर इन इंडिया. Let's move on to the next slide. What is the background of this case and what are the core issues involved in this case? So firstly, amicus curiae. तो अमाइकस क्यूरी कौन थे इस केस में? मिस्टर सिद्धार्थ लूथरा. अमाइकस क्यूरीज क्या होते हैं? अमाइकस क्यूरी इज अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट वो हेल्प्स द जजेस टू अंडरस्टैंड द मैटर और प्रोवाइड एनी सजेशंस रिगार्डिंग द केस. So, in this case, amicus curiae submitted a report highlighting the progress and challenges in implementing the court directives. Secondly, the nationwide compliance regarding this. All states and union territories and the high courts were previously mandated by the Supreme Court to follow a model affidavit filed by the High Court. That means कि एक मेघालय के हाई कोर्ट ने एक मॉडल एफिडेविट फाइल किया था जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है बाकी हाई कोर्ट्स को भी आप इसी सेम प्रोसीजर सेम मैनर में आपको प्रोवाइड करने हैं कोर्ट के डायरेक्टिव्स का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं प्रॉपरली एंश्योर करने के लिए. Thirdly, the three major issues addressed in this case. Firstly was release of under trial prisoners on personal bond with the Aadhaar verification की जो under trial prisoners हैं उन्हें रिलीज किया जाए on the basis of personal bond, क्योंकि बहुत सारे under trials अंडर प्रिविलेज क्लास से होते हैं या फिर उनका लीगल एड नहीं होती है प्रॉपरली, तो फिर उन्हें अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि उनके कई कई केसेस ऐसे होते हैं 10-20 साल तक चल रहे हैं. एंड इवन तो पनिशमेंट ही टोटल 7 साल की थी उस ऑफेंस में, तो भी उस पर्सन ने 10 साल कोर्ट में बिता लिए रहते हैं प्रिजन में. तो उसके लिए अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए एक हेल्प होगी कि इन्हें रिलीज कर दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल बॉन्ड विद आधार वेरिफिकेशन. सेकेंडली, what is the proper procedure to serve notice under section 41A of CRPC or under section 35 of BNSS? ये डिस्कस किया गया इस केस में. Thirdly, Supreme Court said the establishment of an institutional monitoring mechanism by high courts की एक proper institutional system हो, mechanism हो जिससे ensure किया जा सके कि courts के directives को properly follow किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है. चलिए आगे बढ़ते हैं. जुडिशियल प्रेसिडेंट एंड स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन दिस केस. तो जुडिशियल प्रेसिडेंट बेसिकली होता क्या है? जुडिशियल प्रेसिडेंट मींस कि एक सुप्रीम कोर्ट के किसी लैंडमार्क केस में या फिर किसी इंपॉर्टेंट केस में कोई पर्टिकुलर चीज को हेल्ड कर दिया गया है एंड सेम फैक्ट्स हैं अदर केस के, तो फिर उसी जजमेंट को अपहेल्ड किया जाएगा एज अ प्रेसिडेंट अनटिल अनलेस कोई हायर जजेस की बेंच या फिर सुप्रीम कोर्ट किसी हाई कोर्ट के ऑर्डर को असाइड नहीं कर देता है या रिपील नहीं कर देता है, तो उसे प्रेसिडेंट की तरह अपहेल्ड किया जाएगा. अब यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड की थी दिल्ली हाई कोर्ट के केस में राकेश कुमार वर्सेस विजेंद्र आर्या ऑफ 2021 एंड सेकेंडली इन द अमनदीप सिंह जौहर वर्सेस स्टेट
of 2018, which have previously addressed the related procedural aspects of case or criminal law. So this case underscores a collaborative effort involving various stakeholders like NALSA. NALSA नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा इस केस में कि अंडर ट्रायल्स प्रिजनर्स का प्रॉपरली हेल्प हो सके, उन्हें लीगल एड प्रोवाइड की जा सके और अंडर ट्रायल्स को पर्सनल बॉन्ड पे आधार वेरिफिकेशन के थ्रू रिलीज भी किया जा सकता है। तो अंडर ट्रायल्स की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है नालसा। नालसा इज द हाईएस्ट बॉडी इन लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और लीगल एड, यू कैन गेट इट। चलिए आगे देखते हैं अब What are the court's observation in this case? Firstly, compliance status कि सारे स्टेट्स में से ऑलमोस्ट फुल और पार्शियल कंप्लाइंस किया है स्टेट्स ने, विद एक्सेप्शंस लाइक मिजोरम विच फाइल्ड लेट फ्रॉम द डेट विच वाज गिवन, एंड सेकेंडली लक्षद्वीप ने जिस डेट पे बोला गया था एफिडेविट फाइल करने का, वही उसने सेम एफिडेविट फाइल कर दिया लक्षद्वीप स्टेट ने जो उन्होंने पहले किया था। सेकेंडली इनवैलिड इलेक्ट्रॉनिक नोटिस, तो कोर्ट ने एकदम फर्मली क्लियर कर दिया है कि व्हाट्सएप और इलेक्ट्रॉनिक थ्रू मीन्स के थ्रू पुलिस ऑफिसर्स कोई भी नोटिस इशू नहीं कर सकते हैं, वो नोटिस को इनवैलिड माना जाएगा। थर्डली इंस्टीट्यूशनल मॉनिटरिंग सिस्टम, हाई कोर्ट्स को बोला गया है कि आप एक कमेटी एस्टेब्लिश करें और रेगुलरली मीटिंग्स हेल्ड करें एंड उसमें कंप्लायंस रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट सबमिट करनी है आपको विद एडहेरेंस टू ऑल कोर्ट्स डायरेक्शन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट्स। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मॉनिटरिंग होगी। सेकेंडली इनवैलिड हो गए हैं इलेक्ट्रॉनिक नोटिस। थर्डली कंप्लायंस स्टेटस एज आस्क्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं आप केस में। Understanding the section 35 of BNSS पुलिस पावर्स इन केस ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट, कि पुलिस किन केसेस में अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट की दो ही सिचुएशन होंगी, या तो पुलिस पर्सन के पास एक वारंट होगा जिसके थ्रू आपको अरेस्ट कर सकते हैं, विदाउट वारंट किन कंडीशन, तो विदाउट वारंट 3 कंडीशंस में पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर सकते हैं। फर्स्टली कॉग्निजेबल ऑफेंसेस इन द प्रेजेंस, कि पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में आपने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है तो उस केस में पुलिस ऑफिसर आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। सेकेंडली offenses with up to 7 years of imprisonment, in those cases where the punishment of an offense is up to 7 years or more than 7 years, उन केसेस में भी पुलिस ऑफिसर्स आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। थर्डली सीरियस ऑफेंसेस वेयर पनिशमेंट इज मोर देन 7 years और इवन डेथ सेंटेंसेस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो उन केसेस में भी पुलिस ऑफिसर आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सर्टेन, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा कि व्हाट आर द पुलिस पावर्स रिगार्डिंग अरेस्ट विदाउट वारंट। चलिए आगे देखते हैं What are the special categories for arrest under BNS सेक्शन 35, और कौन से केसेस होंगे जहां पे पुलिस पर्सनल्स विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। तो स्पेशल कैटेगरीज अरेस्ट बता रखा है सेक्शन BNS सेक्शन 35 में, जो कि है फर्स्टली प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स, कि जो कि डिक्लेयर्ड ऑफेंडर्स हैं, कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुए हैं, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है वो पुलिस की पावर से भाग रहे हैं, प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, तो उनको वो अगर देखते हैं पुलिस ऑफिसर को तो पुलिस ऑफिसर उन्हें विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। सेकेंडली स्टोलन प्रॉपर्टी, अगर आपके पोजेशन में या आपके पास कोई स्टोलन प्रॉपर्टी मिलती है तो उस केसेस में भी आपको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। Thirdly, obstruction or escape. Anyone obstructing the police officer from doing their duty or anyone escaping from police can be arrested without warrant. Next, military deserters. Any person who had deserted the military without any due procedure can be arrested by police officer without a warrant. नेक्स्ट इंटरनेशनल ऑफेंसेस, अगर कोई इंडिविजुअल कन्विक्टेड है या इन्वॉल्व है ऐसे ऑफेंसेस में दैट आर सब्जेक्ट टू एक्सट्राडिशन ट्रीटीज विद इंडिया एंड दैट कंट्री कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट्स। तो आपने कोई इंटरनेशनल ऑफेंस किया है, इवन दो ऑफेंस इंडिया में ऑफेंस डिक्लेयर्ड नहीं है, बट स्टिल अगर इंडिया की उस कंट्री के साथ में कोई एक्सट्राडिशन ट्रीटी है तो भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट रिलीज्ड कन्विक्ट। अब रिलीज्ड कन्विक्ट क्या होते हैं, अब जैसे हमने देखा है बेल और पैरोल। बेल आपको दी जाती है when you are not proven guilty, जब तक आप अक्यूज हैं उस टाइम तक आपको बेल दी है, बट एट द मोमेंट आप कन्विक्ट हो जाते हैं किसी ऑफेंस के लिए तो आप गिल्टी पर्सन है। अब गिल्टी पर्सन भी जेल से थोड़े थोड़े टाइम में बाहर आ सकते हैं बाय गेटिंग अ पैरोल। तो पैरोल पे कोई पर्सन अगर बाहर आया एंड वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करता है और भाग जाता है, प्रेजेंट नहीं होता है, वापस रिटर्न नहीं जाता है जेल में, जो भी रिक्वायरमेंट कंडीशंस की थी उन्हें ब्रीच कर देता है, तो उन केसेस में भी पुलिस पर्सनल आपको अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट
वारंट। अब इसके लिए भी मेंशन्ड है कौन सी रैंक का पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगा या फिर नोटिस जो सर्व किया जाएगा किस रैंक के पुलिस ऑफिसर को करना पड़ेगा, ये भी डिटेल में आपको बीएनएसएस में मिल जाएगा। वैसे होता है मिनिमम द रैंक ऑफ एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोटिस प्रोसीजर एंड स्पेशल प्रोटेक्शन अंडर बीएनएसएस सेक्शन 35 एंड सबसेक्शन 3 to 6। अब सेक्शन 3 to 6 में कुछ गाइडेंसेस ग्रीवेंसेस दी हैं कि आप कैसे आपको इशू करना है, क्या आपका प्रोसीजर होना चाहिए। फर्स्टली, व्हेन इमीडिएट अरेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन ए केस, की इमीडिएट अरेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है किसी केस में अंडर सेक्शन 35, तो फिर द इशुएंस ऑफ नोटिस टू द पर्सन अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that they have committed a cognizable offense। तो पुलिस ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा? फर्स्टली, ड्यूटी टू कंप्लाई, the recipient is legally bound to comply with the notice system। secondly, protection from arrest, कि अगर वो जो compliance notice मिला है अगर उसे comply करते हैं तो फिर उन्हें प्रोटेक्शन अरेस्ट से प्रोटेक्शन मिल जाएगी कि उस टाइम तक अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक वो comply कर रहे हैं उस नोटिस से। Thirdly, consequences of non-compliance, if there is a failure to comply with a notice given by to you or any accused person and you did not follow the नोटिस कंडीशंस, देन यू कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट। सो 3 कंडीशंस हैं जो अक्यूज या सस्पेक्ट पर्सन को जिन्हें नोटिस दे दिया गया है उन्हें ये फॉलो करनी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बीएनएस के सेक्शन 35 में एक सब सेक्शन दिया गया है सेक्शन 7। सब सेक्शन में स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर द पर्सन हु आर ऑफ द एज ऑफ 60 ईयर्स, कोई 60 ईयर्स ओल्ड पर्सन है अगर 60 ईयर्स से अबव हैं तो उन्हें भी अरेस्ट से प्रोटेक्शन दी गई है इन सर्टेन केसेस। Firstly, person above 60 years of age. Secondly, infirm person, a person who is mentally or physically frail or not in a good condition is exempted from this। Thirdly, offenses punishable with imprisonment up to less than 3 years, कोई person का जो offense है जिसकी punishment less than 3 years है तो उन्हें भी इससे exceptions दिया गया है। So, the inclusion of this subsection reflects a progressive approach towards the humanizing the arrest process, particularly for those who might be more susceptible to hardship of immediate detention। चलिए आगे बढ़ते हैं। Finally, what are the key takeaways and future implications of this case? Firstly, invalidity of electronic notices। तो firstly, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक नोटिसेस आर नॉट अ वैलिड फॉर्म ऑफ नोटिस। तो इलेक्ट्रॉनिकली पुलिस पर्सन के पास पावर नहीं है कि वो नोटिस व्हाट्सएप और थ्रू अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इश्यू कर सकते हैं। सेकेंडली, इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल मॉनिटरिंग, कि हाई कोर्ट्स को बोला गया है कि आपको कोर्ट के डायरेक्टिव्स को फॉलो करना है और एक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम बनाना है एंड हर मंथली रिपोर्ट्स प्रोवाइड करनी है कि कंप्लायंस हो रहा है या नहीं कोर्ट के डायरेक्टिव्स का। थर्डली, बैलेंसिंग पावर एंड प्रोटेक्शन, सेक्शन 35 में बहुत ही क्लियर तरीके से पावर बैलेंस की गई है कि किस केसेस में अरेस्ट विदाउट वारंट होगा एंड किस केसेस में अरेस्ट विदाउट वारंट नहीं होगा। सो इस सेशन में आई होप आपको क्लियरली इस केस का टाइटल, फैक्ट्स, सर्कमस्टांसेस एंड बैकग्राउंड, लीगल इश्यूज एंड जजमेंट क्लियरली समझ में आ गए होंगे। इफ यू हैव एनी अदर डाउट रिगार्डिंग दिस केस और एनी अदर क्रिमिनल लॉ topic or any point of doubt, you can ask to me directly on telegram at any point of time। थैंक यू। अगर आपको किसी और वीडियो पे टॉपिक चाहिए या जजमेंट का एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।